नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हंस अकेडमी पर। मैं नीरज दानी। तो इसके पहले हमने टॉपिक पढ़ा था क्या कि मानसून का आगमन। आज का जो टॉपिक है वो मानसून का निवर्तन। तो मानसून के निवर्तन मतलब कि क्या है कि मानसून का वापसी। और वापसी में हम समझेंगे कि इस समय सूर्य की स्थिति कैसी रहती है। इस समय सूर्य की स्थिति है वो दक्षिण की दिशा में चला जाता है, विषुवत रेखा के पास होता है। ठीक है। जबकि ऋतु इस समय कौन सी आरंभ हो जाती है? शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। हवाएं कौन सी चलने लगती हैं? उत्तर पूर्वी हवाएं चलने लगती हैं। हवाएं कौन चलती हैं? उत्तर पूर्वी हवाएं चलती हैं। ठीक है। और इसका समय क्या है? तो 25 सितंबर से लेकर और अप्रैल का जो महीना होता है वो मानसून के लौटने का होता है। ठीक है। तो होता क्या है कि जब मानसून का आगमन को समझाता है कि मानसून के आगमन पर क्या था कि व्यापारिक पवनें हिंद महासागर से प्रभावित होती हैं और भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आती हैं। ठीक है। जैसी विषुवत रेखा को पार करती हैं तो क्या होता है कि फेरेल के नियम के अनुसार वो दक्षिण पश्चिम मानसून का रूप ले लेता है। क्यों? क्योंकि भाई सूर्य की स्थिति उस समय क्या है? उत्तरायण होती है। ITZ कहाँ होता है? उत्तर मध्य भारत में होता है। तो इसलिए व्यापारिक पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। अब सूर्य की स्थिति कहाँ है? दक्षिणायन है। सूर्य की स्थिति कहाँ है? दक्षिणायन है। जैसे कि ये है और सूर्य की स्थिति दक्षिणायन है। 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा में चमकता है। ये क्या है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कब चमकता है? 23 सितंबर को। तो 23 सितंबर को तो जहां विषुवत रेखा होगी, मतलब जहां सूर्य होगा ITZ वहीं होगा। ठीक है। तो ITZ जब विषुवत रेखा के पास होगा तो जो निम्न वायुदाब क्षेत्र कहाँ बन गया? विषुवत रेखा के पास बन गया। यहाँ की अपेक्षा यहाँ पर क्या है? तापमान ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या है कि उच्च वायुदाब कि निम्न वायुदाब का प्रभाव है। तो व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्व से ठीक है प्रभावित होती हैं और दक्षिण पश्चिम की ओर आ रही हैं। तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जब भारतीय उत्तर मध्य भारत में आती हैं तो इनमें नमी की मात्रा क्या रहती है? कम रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जब यह मानसून का आगमन हुआ था तो हिमालय क्षेत्र से टकराती हैं। अच्छा, यही वही हवाएं क्या कर रही? वापसी कर रही थी। इनमें नमी की मात्रा क्या है? कम है। क्योंकि जब हवाएं यहाँ से आएंगी तो वो ठीक है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से प्रभावित हुई थी। तो नमी को उन्होंने शक किया था, अवशोषित किया था। अब हिमालय क्षेत्र में क्या है? कुछ सागर या खाड़ी नहीं है, तो इसलिए उनमें नमी की मात्रा कम है। तो कम होने के कारण यहाँ पर क्या होता है? नमी यहाँ पर कम होती है, मतलब वर्षण कम होता है। ठीक है। जबकि होता क्या है कि शीतकाल में जो हवाएं होती हैं वो जल से स्थल की ओर प्रभावित होती हैं। जल से स्थल की ओर प्रभावित होती है तो इसलिए वर्षण होता है। तो यहाँ का वर्षा का कम होना इसलिए ये कम है क्योंकि इनमें नमी की मात्रा कम है। और जैसे ही यह बंगाल की खाड़ी से वो पार करती हैं, बंगाल की खाड़ी के पास में आती हैं, तो केवल कहां पर? कोरोमंडल मतलब तमिलनाडु में वर्षा कराती हैं। तमिलनाडु में वर्षा क्यों करा रही है? क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है ना, जो निम्न वायुदाब क्षेत्र है वो कहां जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। निम्न वायुदाब क्षेत्र कहां है? 23 सितंबर का। क्योंकि इसका समय क्या है? ठीक है 25 इसका समय है, जो समय में लिखा नहीं है, 25 सितंबर से लेकर अप्रैल तक। 25 सितंबर से लेकर और अप्रैल तक। 23 सितंबर में सूर्य कहाँ? विषुवत रेखा के पास है और ये जो कोरोमंडल है वो विषुवत रेखा के नजदीक है। तो यहाँ पे निम्न वायुदाब का प्रभाव है। साथ ही साथ क्या है कि शीत ऋतु में जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं जल से स्थल की ओर होती है। तो कोरोमंडल में वर्षा होना क्यों है? क्योंकि यहाँ वर्षा कम इसलिए है क्योंकि इनमें नमी की मात्रा, और जब नमी को यहाँ से पास करती हैं तो बंगाली खाड़ी से नमी लेती हैं तो कोरोमंडल में टकराती हैं। ठीक है। तो कोरोमंडल में टकराने से कारण यहाँ वर्षा। अब पुष्पगिरी की पहाड़ियों से जो नदी आ रही है वो कावेरी नदी आ रही है। कावेरी नदी जिसका प्रवाह कहाँ है? तमिलनाडु में होता है। तो कावेरी नदी एकमात्र नदी है प्रायद्वीपीय पठार में जहां पर वर्षा की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्योंकि जब मानसून का आगमन होता है तब पश्चिमी घाट से हवाएं टकराती हैं तो इसलिए कावेरी नदी को ठीक जल मिल जाता है। और जब मानसून का लौटना होता है, वापसी होती है, तब कोरोमंडल वर्षा कराती है और तमिलनाडु में ये नदी मुहाना बनाती है। तो इसलिए यहाँ पर वर्षा इस नदी में वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक, जल की मात्रा ज्यादा होती है। तो मानसून की वापसी में क्या था? ITZ कहाँ है? दक्षिणायन है। ठीक है ना। तो
उच्च वायु हवाएं कहाँ से कहाँ चलती हैं, उच्च वायु मतलब ठंडे से गर्म की ओर, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चल रही है, तो इसलिए यहाँ पर वर्षा कम होती है। तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है भारत में वो दो प्रकार से होती है। एक प्रकार कौन सा है कि ये लौटता हुआ मानसून, परंतु लौटते हुए मानसून से वर्षा कम होती है। सर्वाधिक जो वर्षा लौटती है मानसून से होती है केवल कहाँ होती है, कोरोमंडल में होती है। कहाँ होती है, कोरोमंडल, तमिलनाडु में वर्षा होती है। ठीक है, अच्छा कुछ चीजें कैसी हैं, फैक्चुअल चीजें हैं कि मानसून का विच्छेद किसे कहते हैं। मानसून का विच्छेद ऐसे होता है कि जब मानसून का आगमन हुआ या मानसून का निवर्त हुआ तो एकदम क्या बरसात होती है, फिर कुछ समय पश्चात क्या होता है कि बरसात रुक जाती है। तो जो बरसात रुक गई और फिर से बरसात होने लगी तो इसी को कहते हैं मानसून विच्छेद। कि क्या कि कुछ दिनों तक लगातार वर्षा हो और फिर 2-3 दिन का गैप हो जाए और फिर बरसात होने लगे, इसी को जो वर्षा हुई फिर गैप हुआ फिर वर्षा होने लगी, इसे कहते हैं मानसून का विच्छेद। ठीक है, अच्छा इसके बाद दूसरा क्या है, कुमार की उमस। ये मतलब ये क्या है, बेसिक जानकारी है। कुमार की उमस क्या है, कुमार की उमस कि जब तापमान ज्यादा होता है तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। उच्च तापमान में आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम कैसा, असहनीय, मतलब कि ह्यूमिडिटी होती है बहुत ज्यादा। क्योंकि उमस पड़ती है ना, उमस के कारण क्या है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, वर्षा नहीं हो पा रही है, तो इसे कहते हैं कुमार की उमस। अच्छा आम्र वर्षा होती है, ये स्थानीय वर्षा है। आम्र वर्षा क्या है, आम्र वर्षा कहाँ होती है, केरल और कर्नाटक में। केरल और कर्नाटक में आम्र वर्षा होती है, जो कि क्या होता है कि जब मानसून, आम्र वर्षा कब होती है, केरल कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के खत्म होता है, जब मानसून का आगमन होता है, जब खत्म होता है, फिर जो बरसात हो रही है फुहार वाली, ठीक है, वो आम्र वर्षा होती है। आम्र वर्षा जो कि फलों के लिए बहुत लाभदायक, कहाँ होती है, केरल और कर्नाटक में वर्षा होती है। एक चेरी ब्लॉसम वर्षा होती है, चेरी ब्लॉसम जी लिखा है, केरल और कर्नाटक में कॉफी के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। ये भी फुहार वाली वर्षा है, ये स्थानीय वर्षाओं का नाम है, केरल और कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम। ठीक है, एक क्या होता है, काल वैशाखी वर्षा। काल वैशाखी क्या, जो हम बताए थे कि मानसून के आगमन पर यहाँ वर्षा नहीं होती है और यहाँ वर्षा नहीं होती है, ना ही मानसून के निवर्तन में। मानसून निवर्तन में केवल सर्वाधिक वर्षा कोरोमंडल में हो रही है। वैशाख के महीने में बंगाल की खाड़ी से चक्रवात उठते हैं, और चक्रवात जब उड़ते हैं तो वो क्या, तेज पवनें चलती हैं। तेज पवनें चलती हैं तो कहाँ पर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में वो हवाएं क्या कराती हैं, वैशाख के महीने में बहुत ज्यादा वर्षा कराती हैं, तो क्या है, जनधन की हानि होती है, तो इसलिए इसको काल कहते हैं। तो वैशाख के महीने में जो हवाएं वर्षा हो रही है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जिससे कि बहुत जनधन की हानि होती है, इसलिए इसको काल वैशाखी कहते हैं। वैशाख के महीने में होता है, ठीक है। तो काल वैशाखी क्या है, चक्रवात का नाम है, ठीक है ना। तो ये चक्रवात, अच्छा तो ये तो मतलब कुछ स्थानीय वर्षा। एक लू चलती है, लू कहाँ चलती है, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम भारत में क्या चलती है, लू चलती है ग्रीष्म काल में, जो कि मतलब हानिकारक होती है, शरीर के लिए हानिकारक होती है। तो स्थानीय क्या है, पवन। तो हमने आपको क्या बताया कि शीत काल में भारत में वर्षा दो प्रकार से होती है, एक लौटती हुई मानसून से होती है और एक होती है पश्चिमी विक्षोभ से। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है कि इसका जो समय है, पश्चिम विक्षोभ का जो समय है वो 15 जनवरी से लेकर और अप्रैल तक चलता है। होता क्या है, पश्चिम विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं इसको, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कि यूरोप की ठंडी हवाएं और अफ्रीका की गर्म हवाएं भूमध्य सागर में जब टकराती हैं तो समशीतोष्ण हवाएं बनती हैं, और यही समशीतोष्ण हवाएं भूमध्य सागर से कहाँ आती हैं, पश्चिम दिशा से आती है, पूर्व दिशा की ओर आती है, और जब पूर्व दिशा की ओर आती है तो काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य से गुजरती हैं, यहाँ से नमी को अवशोषित करती हैं, और जब नमी को अवशोषित करती हैं, जैसे ही ये हिंद भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो हिमालय क्षेत्र से टकराती हैं, और हिमालय क्षेत्र से टकराकर दो शाखा में डिवाइड हो जाती हैं। इसकी जो एक शाखा है पश्चिम विक्षोभ की, ये की जो उत्तर में चलेगी, तिब्बत के पठार में वर्षा कराती है। ये क्या है, तिब्बत का पठार, तिब्बत के पठार में वर्षा कराती है। जबकि जो एक शाखा है वो उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा कराती है। उत्तर पश्चिम भारत में जो कि शीत ऋतु में वर्षा होती है वो पश्चिम विक्षोभ से होती है, जो कि रबी की फसल के लिए क्या है, लाभदायक है। तो उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में होने वाली, उत्तर पश्चिम भारत शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को पश्चिम विक्षोभ से वर्षा होती है, जो कि राजस्थान में जो वर्षा होती है, ये वाले क्षेत्र जिसे कहते हैं हम क्या, मावट, जिसे क्या कहते हैं हम, मावट। तो शीत ऋतु में जो उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा हो रही है
उसे वो किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ठीक है, किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है, जिसे हम राजस्थान में क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। तो ये था पश्चिम विक्षोभ। तो भारत में शीत ऋतु में वर्षा दो प्रकार से होती है, एक लौटते हुए मानसून से मतलब उत्तर पूर्वी हवाओं से, जबकि दूसरी जो वर्षा होती है ये केवल पश्चिम विक्षोभ से। अब पश्चिम विक्षोभ से वर्षा कहाँ होती है? केवल इस वाले एरिया में, उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होती है। ये वाली एरिया मतलब कहाँ तक? उत्तर प्रदेश तक। ठीक है, बिहार का कुछ क्षेत्र आ जाता है, मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इस वाले क्षेत्र में पश्चिम विक्षोभ से वर्षा होती है, जो कि रबी की फसल के लिए क्या बहुत लाभकारी है। ये पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक है ना। तो ये आज का आपका टॉपिक खत्म हो गया, लौटता हुआ मानसून हमने आपको पूरा खत्म करा दिया। ठीक है, तो आज का अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और लाइक करें, अधिक से अधिक तक लोगों तक इसको शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।